हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश मीन। फ्रेंड्स, जैसा कि एडुटेरिया एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज़ की हमने शुरुआत की थी, जिसमें हम टोटल 17 टेस्ट को कंप्लीट करेंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तो आज का जो हमारा वीडियो है फ्रेंड्स, वो हमारा टेस्ट 2 है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन डील करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए हम चलते हैं एडुटेरिया द्वारा कंडक्ट कराए गए टोटल 17 टेस्ट में से आज हम दूसरे टेस्ट को डील करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एडुटेरिया एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट सेकेंड। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा पहला सवाल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं सवाल पढ़ूंगा और आपको 2 सेकंड का पढ़ने का जवाब देने का मौका दूंगा। अगर आप 2 सेकंड में जवाब दे पाते हैं तो ठीक है, वरना आप मेरे सॉल्यूशन से इसको मिला सकते हैं। तो पहला सवाल है हमारा फ्रेंड्स, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हमारा, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। इतिहास के इन खंडों को बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोड दिया हुआ है, कौन सा सही होगा? केवल ए, केवल दो, सी या डी? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज एक और दो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि भारतीय इतिहास को हम प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक में बांट कर ही पढ़ते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से आया है? पश्चिम से आया है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र या सामंती व्यवस्था? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, स्वतंत्रता भी आई है, समानता भी आई और लोकतंत्र भी आई, जबकि सामंती व्यवस्था नहीं आया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किसको सौंपा था? जेम्स रेनेले, रॉबर्ट हुक, जेम्स मिल या विलियम ह्यूजेस? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज जेम्स रेनेले को सौंपा था। जेम्स रेनेले को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। और स्टेटमेंट 2 है, अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज एक और दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 1929 की जो आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी वो अमेरिका से हुई थी, और अमेरिका के चंदे पे चल रहा था जर्मन ही उसको क्या करता था? प्रोत्साहन राशि देता था, तो जर्मन चल रहा था। चूंकि अमेरिका में भी मंदी आई तो उसका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिला? जर्मन में भी देखने को मिला, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल के मुख्य कारण क्या थे? कम वेतन, खराब भोजन, ए और बी दोनों, और स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज ए और बी दोनों, कम वेतन भी और खराब भोजन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज कैप्टन हडसन। कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर के बेटे को गिरफ्तार किया था, और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, डेट इज वाणिज्य कंपनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्य कंपनी का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी। सत्य कथन का चुनना है। तो फ्रेंड, जब भी यहाँ पे रहे तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है कि वो सत्य है या असत्य है, क्योंकि यहाँ से सवाल का जवाब बदल सकता है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? सत्य कथन को चुनना है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट सही है तो सही हो जाएगा एक और दो दोनों, मतलब सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां सवाल कहता है हमारा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? फरमान का दुरुपयोग, हुगली पर कब्जा, फ्रांसीसियों के साथ टकराव, बंगाल के राजस्व पर कब्जा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स फरमान का दुरुपयोग, क्योंकि कंपनी चाहती थी, कंपनी के जो मालिक थे कंपनी और कंपनी में जो काम करने वाले अधिकारी थे वो दोनों ही फरमान का उपयोग कर रहे थे, जबकि नवाब चाहता था कि कंपनी ही सिर्फ उपयोग करे और कंपनी में काम करने वाले अधिकारी उपयोग ना करें। तो उनके दुरुपयोग के कारण सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में टकराव का मेन कारण बन जाता है प्लासी का युद्ध। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, 1756 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना।
जबकि अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। और तीसरा स्टेटमेंट है सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किया। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डैट इज 2 और 3 दोनों। क्योंकि यहाँ पे जो गलत है फ्रेंड्स वो क्या है, ये मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां नहीं होगा यहाँ पे। सही जवाब अगर यहाँ पे अली वर्दी खां हो जाता तो इसका सही जवाब हो जाता, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाता। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सिराजुद्दौला के हार का सर्व प्रमुख कारण क्या था? सैन्य कमजोरी, अंग्रेज़ों की तुलना में वित्तीय स्थिति कमजोर, सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी, अंग्रेज़ की तुलना में आधुनिक हथियार की कमी। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी इज द करेक्ट आंसर। उसी के कारण सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है हमारा, कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। और दूसरा स्टेटमेंट है सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज केवल 2। यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन कौन सा है? ये वाला है, क्योंकि यहाँ मीर कासिम नहीं बल्कि मीर जाफर बना था बंगाल का नवाब, मीर जाफर। तो इसलिए गलत स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो कौन था? मीर जाफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच हुई थी। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिए। यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है, मैंने बार बार कहा फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़रूर ध्यान देंगे आप। तो बताइए क्या होगा सही जवाब। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। क्यों नहीं फ्रेंड्स? क्योंकि बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज़ और मीर कासिम के बीच में नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे 3 संयुक्त सेना थी। मीर कासिम भी था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी था। और बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी फौजदारी के अधिकार दे दिए थे। ये स्टेटमेंट भी गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि दीवानी का मामला अंग्रेज़ कंपनी के हाथ में था, जबकि फौजदारी का मामला अभी भी नवाब के हाथों में ही था। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको इस क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप नीचे लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और ज्वाइन होने के बाद मैं वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो भी वहाँ पे वो आपको मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जा करके आप टेलीग्राम के ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। और तीसरा स्टेटमेंट है, सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 14। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डैट इज 1, 2 और तीनों क्या कथन क्या है, सत्य है। क्योंकि सहायक संधि में अपनी स्वतंत्र सेना आप नहीं रख सकते थे, साथ ही साथ कंपनी ही सुरक्षा प्रदान करती थी, और अगर आप उसका पैसा नहीं चुकाएंगे तो कंपनी आपके रियासत को हड़प भी लेगी। क्वेश्चन नंबर 15, हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है फ्रेंड्स कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, और साथ ही साथ आपको बताना है फ्रेंड्स कि हैदर अली के बाद जो है अगला शासक कौन बना था। तो वो कौन थे? टीपू सुल्तान थे। अगला सवाल उन्हीं से रिलेटेड है, तो आइए देखते हैं। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए? 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काले मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। और तीसरा स्टेटमेंट है, फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सत्य कथन को चुनना है फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से पढ़ें और फिर समझें, आप सवाल का जवाब दें क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज केवल 2 और 3 ही सत्य है। क्योंकि यहाँ पे अगर 1785 हो जाता 1785 तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता। सब तीनों स्टेटमेंट सही है, सिर्फ यहाँ पे ईयर जो है वो गलत दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत बारीक ध्यान है जो आपको देना चाहिए। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, डैट इज 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला क्या है, श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया। विडयार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। और तीसरा मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही जवाब।
एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डैट इज 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सत्य है। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया था 1799 में। जब टीपू मारा गया तो पुराने राजवंश वोडियार राजवंश के हाथों में सत्ता सौंप दी गई और मैसूर पर सहायक संधि भी थोप दी गई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 18 एंड दैट इज लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए बट फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना, एक वॉरेन हेस्टिंग है, एक लॉर्ड हेस्टिंग है। इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग की थी सर्वोच्चता की नीति की मतलब अंग्रेज जो है सबसे सर्वोच्च है, सभ्य है, जबकि भारतीय जो है वो उतने सभ्य नहीं है, अच्छे नहीं हैं। अंग्रेज उनके आगे ज़्यादा अच्छे हैं, सर्वोच्च है मतलब। क्वेश्चन नंबर 19, रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेज़ों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। सत्य कथन को चुनना है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा सही जवाब? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज केवल 1 और 3 ही सत्य है, क्योंकि यहाँ पे अहिंसक आंदोलन नहीं हुआ फ्रेंड्स, उन्होंने हथियार उठाया था, सशस्त्र विद्रोह किया था, इसलिए हिंसक आंदोलन का बाकी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। सिर्फ यहाँ पे अहिंसक की जगह क्या होना चाहिए? हिंसक हो जाना चाहिए। आगे बात करते हैं, कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? क्वेश्चन नंबर 20 एंड द करेक्ट आंसर इज 1843। 1843 को लॉर्ड एलन बरो के द्वारा क्या किया गया? कंपनी ने सिंध पर कब्जा किया था। आगे बात करते हैं, सहायक संधि के संबंध में मिलान करना है, तो सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला का हो जाएगा बी, 2 का हो जाएगा ए, 3 का हो जाएगा डी और 4 का हो जाएगा सी। तो इस तरह से मिला लेंगे आप फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? बी, ए, डी, सी एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया। अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी। तीसरा स्टेटमेंट है, जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 22 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डैट इज 1 और 2 दोनों, ये दोनों ही सत्य है, जबकि ये वाला जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि ये जो 1801 ईस्वी फ्रेंड्स, यहाँ पे 1801 नहीं होगा, 1856 ईस्वी होगा। 1856 ईस्वी में सहायक संधि थोप गई थी। तो आप बहुत ईयर का मामला है तो ईयर में ज़रूर ध्यान देंगे आप, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही बारीक है, आपकी नज़र से चूक सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषता थी? हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दूसरा स्टेटमेंट है, दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे। स्टेटमेंट 3 है, फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थीं, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। सत्य कथन को चुनना है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा सही जवाब? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज केवल 1 और 3। ये बी वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यूरोपीय पद्धति नहीं होगा, भारतीय पद्धति होगा। क्या होगा? भारतीय पद्धति के आधार पर ही वो फैसला करते थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। अगर वहाँ पे यूरोपीय भारतीय पद्धति होता तो फिर तीनों स्टेटमेंट सही हो जाता। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, वॉरेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? क्वेश्चन नंबर 24 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज एडमंड बर्क। एडमंड बर्क ने वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर क्या चलाया था? महाभियोग चलाया था। कब चलाया था? 1785 में। आगे बात करते हैं, जिस समय बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 25 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को क्या किया गया था? लागू किया गया था। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, स्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। स्टेटमेंट 2, स्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जिम्मेदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। तीसरा, किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ही ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? यहाँ पे असत्य कथन चुनना है, मतलब जो गलत है वो चुनना है। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट जो है स्थायी बंदोबस्त के लिए क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? महालवाड़ी, पहले स्थायी बंदोबस्त था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, महालवाड़ी में कौन था? क्वेश्चन नंबर 27 एंड दैट इज लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय
महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी बंगाल के ऊपर। अब अगला है महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलेक्जेंडर रीड ने पहली बार इसको लागू किया था। यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। तीसरा स्टेटमेंट है भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। सत्य कथन का चुनना है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डैट इज केवल 2 ही सत्य है यहाँ पे। दूसरा ही सत्य है, यह व्यवस्था महाल जो गांव समूह होता था उससे ही की जाती थी। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है फ्रेंड्स, क्योंकि यह जो है गांव के समूह होता था जिससे ये लिया जाता था। और ये यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है अलेक्जेंडर रीड नहीं होगा मेट फ्रेंड, क्या होगा, हॉल्ट मैकेंजी वो अंग्रेज अधिकारी था जिसने इसको सबसे पहले लागू किया था। और भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी जिसे चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। ये भी सही नहीं है क्योंकि वो मुखिया केस में होती थी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों को ना करके रैयतों से सीधा किया गया। तो बताइए फ्रेंड्स सत्य कथन को चुनना है, यहाँ पे क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, डैट इज 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था। और भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था डायरेक्ट हम किससे करते हैं, रैयतों से करते थे, जिसको हम किसान भी कहते हैं। बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था, इस सवाल का जवाब दीजिए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज स्टैटिक क्वेश्चन है। 1859 में नील विद्रोह हुआ था। 1857 के बाद का ये पहला बड़ा आंदोलन था। बात करते हैं निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं था। वो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, डैट इज बैगा। बैगा जो थे वो मध्य भारत में रहते थे और ये शिकारी और संग्राहक थे, शिकार करते थे और संग्रह करते थे भोजन का। ये पशुपालक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा। क्वेश्चन नंबर 32, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। पहला स्टेटमेंट है आदिवासी मुखियों से उनका मालिकाना हक और शक्तियां छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। दूसरा, घुमंतु काश्तकार को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा सही जवाब। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सत्य है। यहाँ पर घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर ही रहने के लिए क्या किया गया, वाद किया गया। ये औपनिवेशिक काल के आदिवासियों पर जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ा। और जो पहला स्टेटमेंट हमारा फ्रेंड्स कि मुखियाओं को उनका मालिकाना हक मिला, तो उनको गांव का मालिकाना हक तो मिला लेकिन वो किसके अंडर में रहते थे, अंग्रेज़ों के अंडर में रहते थे, इसलिए उनका जो शासकीय हक था वो उनसे क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये तो स्टैटिक पोर्शन है। संथाल विद्रोह कब हुआ, कोल विद्रोह, वर्ली विद्रोह, बस्तर विद्रोह क्या हुआ, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पहला का हो जाएगा ए, दूसरा का बी, तीसरा का डी और चौथा का सी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए बी डी सी, ये सही इसका सिस्टम है, आप इसको देख लीजिएगा। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 34, बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने, मदिरा से युवाओं को दूर रहने की सलाह दिए। क्वेश्चन नंबर 2, वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 34। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डैट इज स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही कथन क्या है, सत्य कथन है बिरसा मुंडा के बारे में। आगे बात करते हैं, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने ही फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर क्या होंगे, अगले आखिरी मुगल बादशाह होंगे। और लॉर्ड कैनिंग के ही कहने पर इनके बेटियों की हत्या कर दी गई और साथ ही साथ इन्हें रंगून जो है निर्वासित कर दिया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों के ज़मीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। स्टेटमेंट 2, 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सत्य कथन को चुनना था, तो सत्य कथन क्या है, दोनों ही क्या है, सत्य कथन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी। ये तो बहुत आसान सवाल है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डैट इज 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें।
बताइए फ्रेंड्स क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब। नाना साहेब ब्रिटिश कद्र, रानी अवंती बाई लोधी और रानी लक्ष्मीबाई, क्वेश्चन नंबर 38। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला का बी, नाना साहेब कानपुर, ब्रिटिश कद्र हो जाएगा लखनऊ, सी का हो जाएगा रानी अवंती लोधी बाई, रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी हो जाएगा, और सी का 3 का सी हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ए, सी और डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, विद्रोहियों के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। तो बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के जेल में भेज दिया गया, जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापेमार युद्ध करते रहे। क्वेश्चन नंबर 39 द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज केवल 2 और 3 ही यहाँ पे क्या है, सत्य कथन है, जबकि पहला जो है वो सत्य कथन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1861 नहीं होगा फ्रेंड्स, क्या होगा 1862। नवंबर 1862 में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अगला सवाल जो है 40 है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। क्या बदलाव किए, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। दूसरा स्टेटमेंट, डलहौजी के व्यापकत के सिद्धांत को त्याग दिया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई। और तीसरा स्टेटमेंट था, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डैट इज 1, 2 एंड 3, तीनों ही कथन क्या है, सत्य है। आगे बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। तो वो कौन हो जाएंगे फ्रेंड, विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का। कब किया था फ्रेंड्स, तो 1783 में किया गया था, बंगाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42, तो वो कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। मेघालय के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 एट दैट इज 1835 में इसको लागू किया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीय की नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। तीसरा है, इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डैट इज 1, 2 एंड 3, तीनों ही कथन क्या है, हमारा सत्य है, वुड डिस्पैच से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या है पहला स्टेटमेंट, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, बिल्कुल खिलाफ थे। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देंगी और उन्हें सामाजिक परिवेश से काट देंगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सत्य का स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो तीनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का सत्य है। आगे बात करते हैं टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों को, मतलब टैगोर के बारे में बताया कि उनका जो था अंग्रेजी शिक्षा के इसमें क्या विचार था, क्या तर्क था। तो टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे, बिल्कुल खुश नहीं थे। दूसरा है हमारा, उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 चल रहा है हमारे पास, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। टैगोर आधुनिक सभ्यता, आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। चलिए यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट क्या है, हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, सती। सती शब्द का क्या अर्थ होता है, बताइए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डैट इज सदाचारी महिला। सती प्रथा एक बहुत ही कुप्रथा थी भारत में चलने वाली। इसमें जो सती का मतलब होता था वो क्या होता था, सदाचारी महिला होता था। क्वेश्चन नंबर 48, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय की पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्षधर थे और राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की। क्वेश्चन नंबर 48, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा सही जवाब। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डैट इज 1 और 2, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे से क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द केवल 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही, जबकि तीसरा क्या है, ये सही नहीं है। तो राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा प्रसार के पक्ष में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 48 कर लिया हमने। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 49,
एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डैट इज राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले सुधार प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, विधवा पुनर्विवाह का कानून पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के इसमें। कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1856 में, 1856 में हुआ था। तो फ्रेंड्स इस तरह से वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन को डील किया। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम अगला 50 क्वेश्चन को डील करेंगे। एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए एक वीडियो में डील कर पाना संभव नहीं था। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरा काम पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और फ्रेंड्स अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का PDF और सॉल्यूशन का भी PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस चैनल पर फ्रेंड्स एडुटेरिया के टोटल 17 टेस्ट का डिस्कशन होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।